भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वह कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महज 23 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 23 मार्च 1931 को उनकी फांसी के बाद भगत सिंह के समर्थकों और अनुयायियों ने उन्हें शहीद माना। प्रारंभिक जीवन और बचपन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान के बंगा में किशन सिंह और विद्यावती के घर हुआ था। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह 1906 में लागू किए गए उपनिवेश विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जेल में थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह आंदोलन के प्रस्तावक थे और उन्होंने इंडियन पैट्रियट्स एसोसिएशन की स्थापना की। चिनाब कैनाल कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को संगठित करने में उनके मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका भरपूर समर्थन किया। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले थे और उन्हें ईरान भागने के लिए मजबूर किया गया था। उनका परिवार गदर पार्टी का समर्थक था और घर में राजनीतिक रूप से जागरूक माहौल ने युवा भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना को जगाने में मदद की। भगत सिंह ने अपने गांव के स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई की, जिसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का पालन करना शुरू कर दिया था। भगत सिंह ने खुले तौर पर अंग्रेजों की अवहेलना की थी और सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को जलाकर गांधी की इच्छा का पालन किया था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए स्कूल भी छोड़ दिया। उनकी किशोरावस्था के दौरान 2 घटनाओं ने उनके मजबूत देशभक्ति के दृष्टिकोण को आकार दिया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार और 1921 में ननकाना साहिब में निहत थे अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या। उनका परिवार स्वराज प्राप्त करने के लिए और कुछ समय के लिए अहिंसक दृष्टिकोण की गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करता था। भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असहयोग आंदोलन के पीछे के कारणों का भी समर्थन किया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। निर्णय से नाखुश भगत सिंह ने गांधी की अहिंसक कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया और युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक विद्रोह के सबसे प्रमुख अधिवक्ता के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। वह बीए कर रहा था। परीक्षा जब उसके माता पिता ने उसकी शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने दृढ़ता से इस सुझाव को खारिज कर दिया और कहा कि यदि उनका विवाह गुलाम भारत में होना था तो मेरी दुल्हन केवल मृत्यु होगी। मार्च 1925 में यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रेरित होकर भगत सिंह के सचिव के रूप में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। भगत सिंह एक कट्टरपंथी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हरा में भी शामिल हो गए, जिसे बाद में उन्होंने साथी क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सरा के रूप में फिर से नाम दिया। वह अपने माता पिता के आश्वासन के बाद लाहौर में अपने घर लौट आया कि उसे शादी के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया और इसकी पत्रिका कीर्ति में नियमित रूप से योगदान देना शुरू कर दिया। एक छात्र के रूप में भगत सिंह एक उत्साही पाठक थे और वे यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में पढ़ते थे। फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स के लेखन से प्रेरित होकर उनकी राजनीतिक विचारधाराओं ने आकार लिया और उनका झुकाव समाजवादी दृष्टिकोण की ओर अधिक हो गया। उन्होंने कई छद्म नामों के तहत वीर अर्जुन जैसे समाचार पत्रों में भी लिखा। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां। प्रारंभ में
भगत सिंह की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संक्षारक लेख लिखने, सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक हिंसक विद्रोह के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाले पर्चे छापने और वितरित करने तक सीमित थी। युवाओं पर उनके प्रभाव और अकाली आंदोलन के साथ उनके जुड़ाव को देखते हुए वे सरकार के लिए रुचि के व्यक्ति बन गए। पुलिस ने उन्हें 1926 में लाहौर में हुए एक बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया। 5 महीने बाद उन्हें 60,000 रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने एक सर्वदलीय जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों की प्रगति को विफल करने के लिए पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज का सहारा लिया। टकराव ने लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से घायल कर दिया और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट की हत्या की साजिश रची। माना जाता है कि लाठीचार्ज का आदेश दिया था। क्रांतिकारियों ने जे.पी. सॉन्डर्स, एक सहायक पुलिस अधीक्षक, को स्कॉट के रूप में समझने के बजाय उसे मार डाला। भगत सिंह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्दी से लाहौर चले गए। मान्यता से बचने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और अपने बाल कटवा लिए, जो सिख धर्म के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन है। भारत की रक्षा अधिनियम के निर्माण के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने विधानसभा परिसर के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जहां अध्यादेश पारित किया जा रहा था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सभा के गलियारों पर बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और हवा में अपने मिसाइल को रेखांकित करते हुए पैम्फलेट फेंके। बम किसी को मारने या घायल करने के लिए नहीं था और इसलिए इसे भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर फेंक दिया गया था, लेकिन फिर भी कई परिषद सदस्य हंगामे में घायल हो गए। धमाकों के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1929 विधानसभा घटना परीक्षण। विरोध के नाटकीय प्रदर्शन को राजनीतिक क्षेत्र से व्यापक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सिंह ने जवाब दिया, जब आक्रामक तरीके से लागू किया गया बल हिंसा है और इसलिए नैतिक रूप से अनुचित है, लेकिन जब इसका उपयोग वैध कारण के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य होता है। मुकदमे की कार्यवाही मई में शुरू हुई, जहां सिंह ने अपना बचाव करने की मांग की, जबकि बटुकेश्वर दत्त का प्रतिनिधित्व अफसर अली ने किया। अदालत ने विस्फोटों के दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी इरादे का हवाला देते हुए आजीवन कारावास की सजा के पक्ष में फैसला सुनाया। लाहौर षड्यंत्र केस और ट्रायल। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने लाहौर में HSRA बम कारखानों पर छापा मारा और कई प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। 3 व्यक्ति, हंसराज वोहरा, जय गोपाल और फणींद्र नाथ घोष सरकार के लिए सरकारी गवाह बन गए, जिसके कारण सुखदेव सहित कुल 21 गिरफ्तारियां हुई। जतिंद्र नाथ दास और राजगुरु। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले, सहायक अधीक्षक सैंडर्स की हत्या और बम निर्माण के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था। 10 जुलाई 1929 को न्यायाधीश राय साहब पंडित श्री किशन की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र अदालत में 28 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। इस बीच सिंह और उनके साथी कैदियों ने गोरे बनाम देशी कैदियों के इलाज में पूर्वाग्रही अंतर के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की और राजनीतिक कैदियों के रूप में पहचाने जाने की मांग की। भूख हड़ताल ने प्रेस का जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया और अपनी मांगों के पक्ष में जनता का बड़ा समर्थन हासिल किया। 63 दिनों के लंबे उपवास के बाद जतिंद्र नाथ दास की मृत्यु ने अधिकारियों के प्रति नकारात्मक जनमत को तेज कर दिया।
भगत सिंह ने अंततः 5 अक्टूबर 1929 को अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना 116 दिन का उपवास तोड़ दिया। कानूनी कार्यवाही की धीमी गति के कारण 1 मई 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन के निर्देश पर न्यायमूर्ति जे कोल्डस्ट्रीम, न्यायमूर्ति आगा हैदर और न्यायमूर्ति जी.सी. हिल्टन से मिलकर एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। न्यायाधिकरण को आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया था। अभियुक्त की उपस्थिति के बिना और एकतरफा परीक्षण था जो सामान्य कानूनी अधिकारों के दिशानिर्देशों का शायद ही पालन करता था। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना 300 पन्नों का फैसला सुनाया। इसने घोषित किया कि सॉन्डर्स हत्या में सिंह, सुखदेव और राजगुरु की संलिप्तता की पुष्टि करने वाले अकाट्य सबूत पेश किए गए हैं। सिंह ने हत्या की बात स्वीकार की और मुकदमे के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ बयान दिए। उन्हें मौत तक फांसी की सजा सुनाई गई थी। कार्यान्वयन 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 बजे भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि तीनों इंकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ नीचे जैसे अपने पसंदीदा नारे लगाते हुए काफी खुशी से फांसी की ओर बढ़े। सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में सिंह और उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया गया। भगत सिंह के विचार और राय। बहुत कम उम्र से ही देशभक्ति ने भगत सिंह के विवेक में अपना बीज बो लिया था। वह राष्ट्रवाद की सराहना करने और ब्रिटिश मुक्त स्वतंत्र भारत की लालसा करने के लिए बड़े हुए। यूरोपीय साहित्य के व्यापक अध्ययन ने उन्हें अपने प्रिय देश के लिए एक लोकतांत्रिक भविष्य की दृढ़ता से इच्छा रखने वाले समाजवादी दृष्टिकोण के निर्माण के लिए प्रेरित किया। हालांकि एक सिख पैदा हुए, भगत सिंह ने कई हिंदू मुस्लिम दंगों और अन्य धार्मिक प्रकोपों को देखने के बाद नास्तिकता की ओर रुख किया। सिंह का मानना था कि साम्राज्यवाद की शोषक प्रकृति को पूरी तरह से साफ करके ही आजादी जैसी कीमती चीज हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रूस में बोल्शेविक क्रांति के समान ही इस तरह के बदलाव को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही आगे लाया जा सकता है। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा पेश किया, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के युद्ध के नारे में बदल गया। लोकप्रियता और विरासत। भगत सिंह, उनकी गहन देशभक्ति के साथ साथ सुसंस्कृत आदर्शवाद ने उन्हें अपनी पीढ़ी के युवाओं के लिए एक आदर्श प्रतीक बना दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार की लिखित और मुखर चेतावनी के माध्यम से वे अपनी पीढ़ी की आवाज बन गए। गांधीवादी अहिंसक मार्ग से स्वराज की ओर उनके जोरदार प्रस्थान की अक्सर कई लोगों ने आलोचना की है, फिर भी उन्होंने शहीद के निडर आलिंगन के माध्यम से सैकड़ों किशोरों और युवाओं को पूरे दिल से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान समय में उनकी श्रेष्ठता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि 2008 में इंडिया टुडे द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में भगत सिंह को सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से आगे सबसे महान भारतीय के रूप में वोट दिया गया था। लोकप्रिय संस्कृति में भगत सिंह अभी भी भारतीयों की आत्मा के भीतर जो प्रेरणा प्रज्वलित करते हैं, उसे फिल्मों की लोकप्रियता और उनके जीवन पर नाटकीय रूपांतरों में महसूस किया जा सकता है। 23 वर्षीय क्रांतिकारी के जीवन पर शहीद 1965 और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 जैसी कई फिल्में बनी। भगत सिंह से जुड़े मोहे रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना जैसे लोकप्रिय गीत आज भी भारतीयों में देशभक्ति की भावनाओं को प्रेरित करने में प्रासंगिक है। उनके जीवन, विचारधाराओं और विरासत के बारे में कई किताबें, लेख और पत्र लिखे गए हैं। भगत सिंह सोशल मीडिया साइट्स पर भी काफी लोकप्रिय है। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब पर आप फायरब्रांड क्रांतिकारी के जीवन पर भगत सिंह की लाइफ स्टोरी सहित कई वीडियो पा सकते हैं।